प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स कंटिन्यू क्लास जो चल रही थी उसी में आज देखेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वीडियो पार्ट 4। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, कंटिन्यू उपलब्ध है। हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि आगे भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल हेतु व्यंजक ज्ञात करना। दो समांतर धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाले बल हेतु व्यंजक। अब जानेंगे धारामापी के प्रकार, इसका सिद्धांत, धारामापी की सुग्राह्यता, वृत्तीय धारावाही की कुंडली। कुल मिलाकर के इस चैप्टर का पूरा भाग आज के वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं प्रश्न पहला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके पहले आपने पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने लॉरेंज बल के बारे में बताए थे। उसमें यह था कि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल के बारे में चर्चा की गई थी। एक प्रकार से ये भी लॉरेंज बल जैसे है ना। तो इसमें क्या अंतर है कि इसमें एक चालक तार है ना, चालक तार है, धारावाही चालक तार है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर कितना बल लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पर माने ले रहे हैं कि माना ए बी एक धारावाही चालक तार है। इसकी टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक L है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इस पूरे तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, जिसका डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा प्रदर्शित किया गया है थीटा कोण बनाते हुए, यानी B का डायरेक्शन ये है, तार ऐसी रखी हुई तो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर कितना बल लगेगा, इस तार पर कितना बल लगेगा। यदि वह बल F हो तो F कितना होगा, तो पहला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी इस तार पर लगने वाला बल F इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F अनुक्रमानुपाती होगा B के, है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि धारा जो तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F अनुक्रमानुपाती I। और तीसरा पॉइंट, ये जो चालक तार की लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होगा क्या, बल, यानी बल जो चालक तार की लंबाई है L के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। अब चौथा जो पॉइंट है वो ये समझिए कि चालक तार, ये चालक तार हो गई और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, दोनों के बीच बना कोण थीटा, यानी चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण जो हो गया थीटा, उसकी ज्या यानी क्या, साइन थीटा है, ज्या यानी क्या, साइन थीटा, साइन है ना, के अनुक्रमानुपाती हो गई, यानी F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तो आपके पास 4 पॉइंट आए, F अनुक्रमानुपाती B, F अनुक्रमानुपाती I, F अनुक्रमानुपाती L, F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब ये चारों को आप क्या कर दीजिए, संयुक्त कर दीजिए, है ना। चारों को संयुक्त करने पर, ठीक है, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। आप देखिए चारों को हम संयुक्त कर दे रहे हैं, चारों को संयुक्त करने पर तो जो 4 पॉइंट थे ना, ये B I और L, ये B I L और साइन थीटा, तो ये अनुक्रमानुपाती में है तो सीधा सीधा बटे में तो कुछ रहने नहीं, तो F अनुक्रमानुपाती B I L साइन थीटा, है ना। ये अपने संयुक्त कर दिया। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा, फिजिक्स में नियतांक आता है K एक अनुपातिक नियतांक है, SI पद्धति में इसका मान 1 हो जाता है। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, F बराबर BIL साइन थीटा। आप याद करने के लिए बोल सकते हैं बिल साइन थीटा, है ना। जैसे बायो सेवर्ट में हमने बताया था ना आइडियल साइन थीटा, है ना, तो इसमें बोल दीजिएगा बिल साइन थीटा। इसको अब अगर वेक्टर रूप में लिखें तो देखिए आप जाना करते हैं A क्रॉस B बराबर कितना होता है, AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n होता है। इसको उल्टा क्रम में पढ़ें तो AB साइन थीटा बराबर A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B होता है। तो सेम यहाँ पर देखिएगा भाई, धारा तो अदिश राशि है तो धारा को तो अपन ने बाहर निकाल दिया। तो अब जब धारा को बाहर निकाल देंगे ये I को, तो बचेगा क्या, B और L, तो दोनों सदिश राशि है तो यहाँ पर आ जाएगा L क्रॉस B बराबर LB साइन थीटा, LB साइन थीटा, ठीक है, LB साइन थीटा। तो इसका सदिश रूप ये हो गया। अब हम ये जानेंगे कि ये कब अधिकतम हो जाएगा और कब न्यूनतम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि थीटा बराबर 90, यानी कि जो चालक तार ऐसा है और चुंबकीय क्षेत्र चालक तार कैसा है, ऐसा है ना,
इस डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल ऐसा है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है और तार ऐसे डायरेक्शन में लिखा है, यानी थीटा बराबर 90 ऐसा है, लंबवत रखा हुआ है ना। तो उस स्थिति पे थीटा बराबर 90 हो जाएगा। तो जो निकला था एफ बराबर क्या निकला था, BIL साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 90, तो साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो फाइनली बनेगा एफ बराबर BIL, यानी कि ये इस स्थिति पर अधिकतम होगा। ये प्रश्न अब देखिए 1 नंबर का प्रश्न यहाँ बन सकता है कि जब धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो बल लंबवत होगा या नहीं होगा, सत्य सत्य में दे सकता है, कैसा होगा, इस एक नंबर का बना सकता है। अब ये कब न्यूनतम होगा, कब शून्य होगा, तो देखिए जब धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में, और तार को भी अपन ने ऐसा रखा हुआ है, तो दोनों के बीच कोण ही नहीं बनेगा। कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू 0 होगा तो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो उस स्थिति पर जब अपन सूत्र क्या था अभी आपने पढ़ा ना, F बराबर BIL साइन थीटा ये था। तो यहाँ पर जब आप 0 भर देंगे तो जब ये 0 हो जाएगा तो F भी 0 हो जाएगा, यानी उस पर बल नहीं लगेगा। कहने का आशय यह है कि जब तार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से होता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। तो इस स्थिति पर न्यूनतम होता है और इस स्थिति पर अधिकतम होता है। अब कई बार एक छोटा सा प्रश्न इसमें जोड़ दिया करता है, क्या जोड़ दिया करता है कि धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इसे तो व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से, ये जोड़ दिया छोटा सा क्वेश्चन, इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मात्रक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, चलिए देख लेते हैं। क्या है, F बराबर बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अब काय का मात्रक निकालना है, B का, तो B को यहीं लिखे रहने दें, इतने का पक्षांतर कर दें, इतने का पक्षांतर कर दें, IL साइन थीटा। तो IL साइन थीटा इस साइड जाएगा तो बटे में हो गया IL साइन थीटा। अब इतनी चीज़ की अगर आपको मात्रक है, किसके किसके मालूम, F के, I के और L के, भाई साइन थीटा तो बेमाहीन हो जाएगा ना। तो F, I और L के मात्रक है तो आप B का मात्रक निकाल देंगे। तो F का मात्रक जानते हैं आप, न्यूटन होता है, I का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल दिए सूत्र से, है ना। कितना सरल आया होगा आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं दो समांतर धारावाही चालक की मध्य लगने वाले जो बल है उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और यह बल कब आकर्षण बल के रूप में परिणत हो जाएगा, कब ये प्रतिकर्षण बल होगा, ये भी अपन को बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स में आप लोग ये जो थ्योरी लिखा करते हैं ना, इसको चित्र से जोड़ करके देखने का प्रयास कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स में चित्र को बना लीजिएगा, है ना। तो उससे क्या होता है, आपको ये थ्योरी लिखने में आसानी जाती। कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं समझा दूँ। दो समांतर धारावाही चालक तार, एक तार ये है, दूसरा तार ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं ना। अब इनमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें अभी I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें भी I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसमें। तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, तो भाई यहाँ दो स्थिति हो सकती है, जब धारा दोनों एक ही डायरेक्शन पर पे हैं, दोनों ऊपर जा रही हो, या कि फिर दूसरा स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक में धारा, देखिए एक में धारा ऊपर की ओर जाए, एक में धारा कैसी जाए, मैंने यहाँ बनाई नहीं, ऐसा लिख दूँ, ये I1 धारा ऐसी जा रही है और I2 धारा नीचे आ रही है, ये नीचे की ओर आ रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो फिर बल कैसा होगा, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब इसको आप लिख दीजिए। माना AB और CD दो धारावाही चालक तार हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्मॉल d दूरी पर है, और दोनों में क्रमशः I1 और I2 धारा पहली स्थिति एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक दिशा का अपन निकाल लें, फिर इसी प्रकार इसका अपने आप आ जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पर हम ये करते हैं, ये देखिए क्या बनाए हैं बता दूं, ये चुंबकीय बल रेखाएं बनाए हैं। आप जानते हैं ना, धारावाही चालक तार पर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी या बल रेखा की दिशा कैसी होगी, तो हमने आपको बताया था दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2 कि धारा जिस दिशा में जा रही, जैसे पेन है, पेन की दिशा में धारा ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, तो इस दिशा में आपको क्या पकड़ लेना, ये अंगूठा रखना है, ऐसा अंगूठा। अब अंगुलियां जिस तरफ मुड़ेंगी, जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, वही धारा की दिशा होगी। तो देखिए यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है ना, हमने ये लिखा कि AB में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके कारण इससे, यानी इस तार AB से
डी दूरी पर स्थित दूसरी तार जो है सी डी, उस पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बायो-सेवर्ट के नियम से B1 बराबर म्यू 2 पाई I1 D होगी। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, फिजिक्स में यही तो होता है, कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। हमने पिछले डेरिवेशन में, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था ना, एम्पियर के नियम से निकाल करके बता दिए थे उसको। तो बायो-सेवर्ट के नियम से भी निकालें या एम्पियर के नियम से भी निकालें, दोनों से इतना होगा, है ना। तो इस पर उत्पन्न यानी इस पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके कारण, इस तार में प्रवाहित धारा के कारण ये जो सी डी है, इसके इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, B1। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। देखो ये यहाँ पर बल रेखा कैसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी ना, ऐसी। तो यानी कि ये कागज तल के लंबवत नीचे की ओर डायरेक्शन हो गई है, ठीक है ना। ये लिख दिए, इसकी दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, है ना। अब देखिए, अब इसमें तो ऑलरेडी एक धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, यह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। तो धारावाही चालक तार को अब भी हमने पढ़ाया, बिल्कुल अब भी पढ़ाया, धारावाही चालक तार को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना बल लगता है, अब भी बताए थे ना हमने, BIL बिल साइन थीटा बताए थे ना, लॉरेंज बल का ही एक रूप है, इसलिए हमने लिख दिया उसको लॉरेंज बल से लिख दिया BIL साइन थीटा। लेकिन भाई यहाँ पर B कितना है, I कितना है, L, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो B क्या है, B1 है, इतनी तीव्रता उत्पन्न हुई। अब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, हमने शुरू में लिख दिए थे कि दोनों की लंबाई L है, ठीक है। और साइन थीटा, अब यहाँ पर साइन 90 क्यों हो गया, देखिए 90 क्यों हो गया, ये देखिए क्षेत्र कैसा है, ऐसा, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। थोड़ी समझिए, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि ये देखिए यहाँ पर धारा ऐसी जा रही है और क्षेत्र कैसा है, ऐसा, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। तो दोनों के बीच का कोण 90 बनेगा ना, 90 बनेगा, इस टाइप से बनेगा ये 90, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है ना। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हुआ, 90 हो गया, है कि नहीं, 90 हो गया। तो साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, BI2L, इतना आया कि नहीं। अब देखिए, अब इसकी दिशा भी हमने बता दी कि इसकी दिशा कैसी होगी, जो ये बल लग रहा है F, इसकी दिशा आप निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इसमें हमने बताया था, कहे थे ना कि यदि अंगूठा, आपको याद दिला दें कि यदि ये अंगूठा, ये बीच की मतलब ये तर्जनी और बीच की अंगुली यानी मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों लंबवत हों। अब हम कहेंगे तीनों लंबवत हों, इस टाइप से फैलाएं। अब यहाँ पर हम कहें कि सब बल के लिए कौन प्रदर्शित करता है, यहाँ पर सबसे बलवान क्या, अंगूठा। तो यदि अंगूठा बल की दिशा प्रदर्शित करता है और अंगुली ये जो है भी, ये तर्जनी क्षेत्र की दिशा को, तो मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसा सिस्टम बनता है तीनों के बीच में, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बल कैसा लगेगा भाई, धारा किस तरफ है, ऊपर की ओर है और क्षेत्र कहाँ है, नीचे की ओर है। तो क्षेत्र के लिए हमें ये वाली उंगली बनानी पड़ती है, तर्जनी। तो क्षेत्र की साइड पे अपन ने अंगुली कर ली, ठीक है ना, क्षेत्र की तरफ ये वाली अंगुली करें। और धारा कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, धारा ऊपर जा रही है, देखिए धारा ऊपर, ये वाली उंगली धारा और ये वाली उंगली क्षेत्र। तो ये दोनों नीचे जा रही है। तो अंगूठा कैसे जा रहा है, अंगूठा देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो लगने वाला बल ऐसा हो गया, आ गई होगी बात समझ में। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा AB की ओर यानी अंदर की ओर होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यही हमने यहाँ पर लिखा है ये कि इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार AB की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, है ना। अब यहाँ पर जो B1 था, इस B1 का मान इसको हम डाल दिए थे समीकरण 1 से B1 का मान यहाँ पर भर दिए जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये यहाँ पर हमने मान उठा करके भर दिया, कुछ नहीं किया, बहुत ही चीज़, यहाँ पर मान भर दिए हमने, यहाँ पर ये B1 का मान यहाँ से निकाल के यहाँ भर दिए। तो कितना हो गया, ये भर दिए। तो ये देखिए म्यू 2 पाई I1 D और ये वाला I2 लिखा है, ये L लिखा है। आ गई बात समझ में। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा भाई, आगे इसको व्यवस्थित कर दिए, म्यू 2 पाई I1 I2 और D और ये इंटू L
और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना। इतना यहाँ पर बल उत्पन्न हुआ F1, लेकिन जैसा यहाँ पर है सेम पोजीशन यहाँ पर है, क्योंकि दोनों समांतर हैं, तो इसलिए यहाँ पर सममिति लगेगी। तो सममिति से इतना ही बल, जितना बल यहाँ लगा उतना ही बल किस पर लगेगा, AB पर, मतलब CD से D दूरी पर, CD से ये D दूरी है, D दूरी पर इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो ये B2 होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा वो, क्योंकि आप अब बल देखा ऐसी जाएंगे, ऐसी, यानी अभी हमने I1 धारा प्रवाहित की और यहाँ पर क्षेत्र उत्पन्न किया, इस पर तीव्रता देखी। अब इस पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस पर तीव्रता कितनी हुई, B2। अब B2 इस पर तीव्रता है, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही, I1। तो यहाँ बल कितना उत्पन्न होगा, इस तरफ F2 सेम इतना ही होगा। उसी को हमने लिख दिया कि सममिति से इतना ही बल AB पर CD की ओर लगेगा, यानी इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। इतने लिखने में आपको काम चल जाएगा, यहाँ पर इसको पूरा नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर हम ये बोलें कि ये जो चालक तार है, ये चालक तार है, इसकी लंबाई L माने हैं। अगर लंबाई को एकांक मान लें, चालक तार की लंबाई एकांक हो, L बराबर 1 हो, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर μ0 2 पाई I1 I2 बटे D, इतना हो जाएगा, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। तो यही तो सूत्र है ना। तो इसको आपको पूरा कर लेना है, आपको नोट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में अब देखेंगे, ये सेकंड स्थिति की चर्चा करेंगे। जब दोनों तरफी धारा एक ही साइड में दोनों चालक में प्रवाहित हो रही थी, तो ये बल ऐसा, ये बल ये, यानी आकर्षण बल लगा। और जब एक में धारा ऐसी जाएगी, एक में ऐसी, तो ये बल यहाँ लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखते हैं, अभी हमने वैसे बता ही दिया कि जब दोनों तार में एक ही दिशा में डायरेक्शन हो धारा का, तो देखिए बल ऐसा और ऐसा लगेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। और जब दोनों में धारा की दिशा विपरीत हो, एक ऊपर जाए और एक नीचे जाएगी, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग नोट्स में अलग से लिख सकते हैं, या प्रश्न आया स्थिति पूछी तभी लिख सकते हैं। अब हमने एक साल में ऐसा प्रश्न देखा था कि पूरा प्रश्न वही था कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब उसमें एक अलग से एक छोटा सा भाग जोड़ दिया। यही तो होता है फिजिक्स में, है ना। क्या कर देता, कुछ अलग से जोड़ दिया, कह दिए कि सर ये नया प्रश्न आ गया। तो उसमें क्या जोड़ दिया था कि इसके आधार पर लिख दिया था, तथा इसके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अब कैसा हो जाएगा यहाँ पर, अब अगर आप समझेंगे तो कोई कठिन नहीं है। ये देखिए कुछ ऐसा है, कैसा है, ये आपने सूत्र निकाला, F बराबर μ0 2 पाई I1 I2 L D, है ना, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। इतना सूत्र अब भी निकाला आपने, है ना। इसका संख्यात्मक मान जब देखा गया तो इसका संख्यात्मक मान 2 × 10⁻⁷ होता है, ठीक है। तो अपन ने μ0 बटे 2 पाई का मान ये भर दिए, I1 I2 L ये सब चीज़ें हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको I बराबर 1 करना है। तो कंडीशन देख रहे हैं कि यदि I1 बराबर I2 ये दोनों बराबर हों और मान कितना उसका I हो, ठीक है। और इसको काटना है अपन को, तो बल का मान ये जो F है इसका मान 2 × 10⁷ न्यूटन हुई है। इतना जितना ये लिखा है उतना यहाँ लिखा, तो ऐसे और ऐसे कट जाएंगे, है ना। तो बल का मान इतना हो, और जो D लिखा है ये D, तो D का मान कितना हो, 1 हो, क्योंकि हमें टोटल I बराबर 1 बनाना है ना। तो D बराबर 1 हो, और ये जो लेंथ है लंबाई 1 हो। तो इस स्थिति में जब ये 1 ये भी 1 और ये दोनों कट करके यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो फाइनली I का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। बन गई 1 एम्पियर की परिभाषा। आपने यदि शब्द जो लिखा है उसको आप शुरू में पढ़ दीजिए तो आपकी परिभाषा बन जाएगी। कैसी, देखिए 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। अब कौन सी विद्युत धारा है, विद्युत धारा कहाँ आप प्रवाहित किए थे, चालक तार में ना, है ना। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में, तार रखे थे आपने, तार रखे थे ये वाले, ये कहाँ रखना आपको, वायु या निर्वात में। परस्पर कितने मीटर की दूरी पर, L बराबर कितना माना आपने, D बराबर कितना माना, 1 मीटर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर धारावाही चालक तार में प्रवाहित करें, है ना, प्रवाहित करें तो 1 मीटर, ये देखिए L बराबर 1 मीटर लिए थे ना, तो प्रति 1 मीटर लंबाई पर यदि इतना बल उत्पन्न हो, कितना, 2 × 10⁷ न्यूटन बल उत्पन्न हो,
तो वह धारा 1 एम्पियर कहलाएगी। इसको एक बार अच्छे से पढ़ दें फिर से कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित करने पर, है ना, तार में प्रवाहित करने पर प्रति 1 मीटर की लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन बल उत्पन्न कर दे। ठीक है कि नहीं? अभ्यास कीजिएगा। तो देखते हैं अब धारामापी प्रश्न बना करता है इसका। धारामापी क्या है, धारामापी की सिद्धांत लिखिए, है ना, इसकी सुग्राह्यता वगैरह के लिए। तो पूरा टॉपिक हम जो कवर कर लेते हैं धारामापी का। इसमें प्रश्न नहीं, कई प्रश्न बन जाएंगे इतने में। धारामापी क्या है? तो धारामापी, जैसे कई लोग कंफ्यूज हो जाते, धारामापी यानी धारा मापने वाला उपकरण। एक्चुअली धारामापी से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। धारामापी से धारा नहीं नापी जाती, ध्यान रखिएगा। कैसे नापी जाती है? अमीटर से। एक्चुअली अमीटर धारामापी से ही बनता है, पर वो बताएंगे कि कैसे बनता है। धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा देते तब वो अमीटर बनता है, और अमीटर से धारा नापी जाती है। यानी धारा मापने वाला उपकरण क्या है पूछा जाए तो धारामापी ना लिख दीजिएगा, अमीटर है ना। वह उपकरण जिससे परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है ना। धारामापी मुख्यतः, धारामापी में चूंकि 2 भाग होते हैं, एक होता है चुंबक और दूसरा कुंडली, है ना। एक होता है चुंबक और दूसरा होता है कुंडली, 2 भाग होते हैं, जिसमें से कोई एक स्थिर होता है। या तो चुंबक स्थिर होगा या तो कुंडली स्थिर होगा, और दूसरा भाग गति करेगा। तो इसी गुण के आधार पर धारामापी को बांटा गया। तो धारामापी 2 प्रकार से बट गए, है ना। कौन प्रकार से बट गए? एक है चल चुंबक धारामापी, इसमें चुंबक चलेगा, कुंडली स्थिर रहेगी। दूसरा चल कुंडल धारामापी। तो जो चल चुंबक धारामापी है इसके अंतर्गत है स्पर्शज धारामापी और हेल्महोल्ट्ज़ धारामापी, जो कि आपके अभी कोर्स में नहीं है, परिचय के लिए हमने बता दिया। ये है आपके कोर्स में चल कुंडल धारामापी, है ना। अगर प्रश्न आए चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत बताइए, तो आपको ये धारामापी के सिद्धांत बताइए, तो आपको यही लिखना है, ठीक है ना। अब चल कुंडल धारामापी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी। इसमें क्या किया जाता है, कुंडली को एक दृढ़ आधार से लटकाया जाता है, अभी बताएंगे, पूरा एक एक बताऊंगा। और दूसरा है किलकित कुंडली धारामापी। इसको कुंडली को एक मतलब पिन टाइप की कील में मतलब क्या किया जाता है, फंसा करके घूमने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। चित्र में बताऊंगा, है ना। तो ये 2 प्रकार चल कुंडल धारामापी 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का सिद्धांत एक ही है, दोनों का सिद्धांत एक ही है, इससे कंफ्यूज न होना। अब मैं बता दूं, यहाँ पर प्रश्न आया निलंबित कुंडल धारामापी का सिद्धांत लिखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो चल कुंडल धारामापी वही निलंबित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी पूछा जा रहा है, इसको वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं ना, तो भी यही चल कुंडल धारामापी कहलाएगा, है कि नहीं। थोड़ी मैं यहाँ पर बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाता है। नोट, धारा कैसे नापी जाती है? अमीटर से नापी जाती है, और धारामापी से धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब देखिए, बताए थे हमने धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, जिसको कम प्रतिरोध का तार, जिसको शंट कहते हैं, जोड़ दिया जाता है ना। इस प्रकार से क्या बनाया जाता है, धारामापी को अमीटर में बदल लिया जाता है ना। और अमीटर हमेशा परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी अच्छे समझ लीजिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तो बन जाएगा अमीटर। अब बन गया अमीटर, तो अमीटर को यूज करना, परिपथ में यूज करना, तो अमीटर को यूज करते हैं जब परिपथ में, तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको? अमीटर को, यानी अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आप समझ गए। अब ये भी देख लीजिए, धारामापी को वोल्टमीटर में भी बदल लिया जाता है। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। मैं अच्छे से बता दूं, ये देखिए ये चित्र बना हुआ है आपको, यहाँ देखिए ये है धारामापी, जी से गैल्वेनोमीटर जिसको प्रदर्शित किया गया।
ये इसकी कुंडली हो गई, ठीक है ना। इसकी कुंडली के साथ ये देखिए समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दिए जिसको शंट कहते हैं। तो ये जो पूरा उपकरण अब बन गया, ये पूरा जो उपकरण बन गया ये अमीटर बन गया, है ना, ये अमीटर बन गया। अब जब ये अमीटर बन गया तो इतने पूरे को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए से। ये देखिए ए से प्रदर्शित किया गया है इसको, ए से। अब जब ये तार जा रही है, अब इस तार में हमें धारा की उपस्थिति का पता लगाना है, तो इसमें श्रेणी क्रम में यानी डायरेक्ट इस क्रम में ये अमीटर ऐसा जुड़ा रहेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो वोल्टमीटर की चर्चा कर रहे थे, ये गैल्वेनोमीटर है। इसकी कुंडली के साथ ये उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में लगा देंगे, सीधा सीधा लगा देंगे। तो ये पूरा जो भाग बन गया ये क्या बन गया, वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, हमेशा समांतर क्रम में। देखिए ये तार है, ये तार है। वोल्टमीटर से क्या नापते हैं, दो बिंदु के बीच विभवांतर नापते हैं। तार में धारा जा रही है तो यहाँ और यहाँ विभव में अंतर उत्पन्न हो गया होगा, यानी विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो यहाँ अपन को नापना है। तो ये वोल्टमीटर लिए, इसको हमने यूं और यूं करके जोड़ दिया, तो ये समांतर क्रम में जोड़ आ गया, है ना। यानी वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में यूज करते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में। लेकिन अमीटर को बनाने के लिए जो तार जोड़ना पड़ेगा वो समांतर क्रम में, और वोल्टमीटर को बनाने के लिए जो तार जोड़ना पड़ेगा वो श्रेणी क्रम में। बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से बताऊँ, यहाँ से प्रश्न बना करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हमने जो धारामापी के दो प्रकार बताए थे, देखिए निलंबित कुंडली धारामापी ऐसे होते हैं। यहाँ पर ये दो चुंबक है, NS, दो चुंबक है, नाल चुंबक है ना। अवतल ध्रुवखंड है, इसको आप बोल सकते हैं NS। ये त्रिज्यीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब इसके बीच में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्रोड लेते हैं, और क्रोड में यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो कॉइल लपेट करके बनाई जाती है ना, मतलब तांबे की कॉइल लपेट करके बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो तार लपेटी गई है, तार लपेट करके कुंडली बनाई जाती है, वो एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेट करके, हल्के फ्रेम में लपेट करके बना ली जाती है ना। और यहाँ सी क्रोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो F जो लिखा है, F फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, ठीक है। और यहाँ पर T1 और T2 ये जो है, ये T1 और T2 ये संयोजक पैच होते हैं। और यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्यों, क्योंकि पूरी जो ये पट्टी, इस फास्फर ब्रांच की जो पत्ती से ये पूरी कॉइल लटकती रहती है, तो ये ऐसे दाएं बाएं ज़्यादा हिले नहीं, इसलिए स्प्रिंग ये बैलेंस कराने के लिए होती है। अब इसी जो पत्ती में यहाँ पर एक ये जो राउंड सा बना हुआ है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है ना, ये समतल दर्पण है। और पत्ती की सहायता से आगे बढ़ कर के यहाँ पर एक दृढ़ाधार पर ये लटका दिया जाता है। पूरी व्यवस्था ऐसी होती है, ठीक है कि नहीं। इसके नामांकन आप अभी नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी और बता दूं कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें ये धारा प्रवाहित करेगी, सिद्धांत में एक चीज़ बताएंगे हम, धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बल उत्पन्न होगा, है ना। एक बल इस साइड लगेगा, फिर जब घूम करके धारा इस साइड आएगी तो ऐसे, तो कुंडली ऐसे करके घूम जाएगी। अब थोड़ी यहाँ पर संरचना में क्या होती है कि जब प्रकाश का एक बिंब यहाँ पर, प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के कारण इस साइड जाती हैं, है ना। तो जब ये दर्पण ऐसे करके तिरछा हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो यहाँ से है वो थोड़ी विक्षेपित हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, है कि नहीं। तो वैसी स्थिति में क्या आ जाएगा, अगर दर्पण बिल्कुल सीधा रहेगा तो प्रकाश अगर सीधा डालेंगे तो प्रतिबिंब उसका सीधा सीधा आएगा, लेकिन दर्पण तिरछा हो जाएगा तो उसमें विक्षेप, स्केल इसके सामने असल में स्केल लगा रहता है, तो स्केल में दिख जाता है कि प्रतिबिंब यहाँ बनने लग गया इसका। तो उससे धारा कितना प्रबल है, अगर ज़्यादा प्रबल होगी तो ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा। इस प्रकार से एक प्रकार से धारा की उपस्थिति या धारा की प्रबलता का मापन यहाँ कर लिया जाता है। सिद्धांत में और डिटेल में समझेंगे। ये इसका नामांकन है, इसका नामांकन है, आप लोग इसका नामांकन कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई। अब एक और जो हमने धारामापी का बताया था ना, केलकित कुंडली, उसकी भी संरचना बता दें। ये देखिए केलकित कुंडली धारामापी, वेस्टर्न धारामापी। प्रयोगशाला में जो एक प्रकाश एमीटर, गैल्वेनोमीटर यूज होता है, वो इस प्रकार केलकित कुंडली धारामापी का है। बिल्कुल सेम कुछ नहीं, यहाँ भी दो नाल चुंबक हैं, NS, ठीक है ना। अब यहाँ भी ये फ्रेम में लपेट करके कुंडली बनाई गई है ना। ये क्रोड का कार्य यहाँ पर ये कार्य कर रहा है, ये, है ना। अब यहाँ पर सेम सब कुछ हो गया। फर्क ये है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो ध्रुवी है,
अक्सल बोल सकते हो, अक्ष बोल सकते हो। ये यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल नुकीला इस टाइप से बना हुआ है और इसको इस टाइप से ऐसा ऐसा करके राउंड से बना करके यहाँ फिक्स कर देते हैं और ऐसे यहाँ कर देते हैं। तो अब नोक के कारण ये ऐसे ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके घूम सकता है ना। एक प्रकार से बैरिंग टाइप से इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर, ये इसके कारण है ना। तो अब इसी एक्सल के पास यह जो क्रोड है इसमें क्या जोड़ देते हैं, संकेतक। तो जब ये घूमता है, ये इस टाइप से ऐसे घूमता है, तो संकेतक भी यूं हो जाता है और संकेतक स्केल के सामने यहाँ पर बता देता है कि कितनी धारा है। सेम सिद्धांत है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ भी वैसे ही बल युग्म लगने लगेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। सिद्धांत में और डिटेल में बताते, तो इसका आप चित्र बना लीजिए, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, धारा मापी के सिद्धांत या किलकित धारा मापी या चलकुंडल धारा मापी या निलंबित धारा मापी, आपको सिद्धांत में एक ही करना है, एक ही इस टाइप से करना है ना। चलकुंडल धारा मापी का सिद्धांत इस प्रकार आधारित है कि एक धारावाही चालक तार, कॉइल बनाए तो धारावाही चालक तार ही तो गई, तो उस पर अगर धारा प्रवाहित करते हैं या उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है ना। धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर एक बल लगने लगेगा। अभी आपने पढ़ा है ना लॉरेंज बल, है ना, बिल साइन थीटा, है ना, तो वही बल कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए चित्र में, अब आपको चित्र फिर से मैं बार बार बताऊं, ये वाला चित्र आपको ध्यान रखना है, ये वाला चित्र, ठीक है ना। इस चित्र में ABCD, कहाँ ABCD, ABCD, ये ABCD चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली लटकाई गई है। इस प्रकार लटकाई गई है कि उसकी भुजा AB और CD क्षेत्र के लंबवत है। देखिए ये जो भुजा है AB और CD, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, और ये भुजा कैसी है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर होता है, ऐसा है, और ये भुजा ऐसी है ना, लंबवत है, ठीक है ना। और AB और CD इनकी लंबाई, यानी इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है, L, और इसकी लंबाई कितनी मान रहे हैं, ये चौड़ाई कितनी मान रहे हैं, B मान रहे हैं ना। तो वही हमने लिखा कि AB और CD L है, और ये जो BC और AD, ये जो BC है और AD है ये कितनी है, B है ना। अब यदि कुंडली में I धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो AB पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, और CD पर इतना ही बल कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। थोड़ी समझिए, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा कैसी हो रही है, धारा ऐसी जा रही। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ, अब यहाँ पर बाएं हाथ का नियम आपको मालूम होना चाहिए फट से, अंगूठा बल को, तर्जनी क्षेत्र को, और मध्यमा धारा की दिशा, बस हो गया बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम में तीनों फैला लीजिए आप, अंगूठा, ये हो गई आपकी तर्जनी, और ये हो गई मध्यमा, तीनों परस्पर लंबवत है ना ये। अब यहाँ पर आप थोड़ी सोच करके देखिए बल कैसा लगेगा, थोड़ी यहाँ पर लगाएं, क्षेत्र किस तरफ लगेगा, ये ऐसा। तो क्षेत्र की डायरेक्शन में आपको तर्जनी कर लेना है, ये वाली उंगली, ये फर्स्ट वाली तर्जनी क्षेत्र की दिशा में हो गई, और धारा की दिशा में क्या करना है, मध्यमा। तो मध्यमा यानी ये वाली उंगली धारा की दिशा में करना है, तो हमको हाथ ऐसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा ये घुमाना पड़ेगा। तो अंगूठा जा रहा है ना नीचे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, यानी बल इस पर कैसे लगेगा, इस तरफ बल लगेगा ये। और जब धारा पलट करके इसमें ऐसी आएगी तो यही बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अब थोड़ी आप समझिए कि एक बल ऐसा लग रहा है, एक बल ऐसा लग रहा है, तो कुंडली ऐसे करके घूम जाएगी, है ना, कुंडली घूम जाएगी, यही चीज़ इसमें बताई गई है। और जब कुंडली घूमेगी तो यहाँ पर ये जो तार लगी है इसमें एक ऐंठन उत्पन्न होगी। जैसे अपन धागा को या किसी चीज़ को ऐसे घुमा देते फिर खोलते हैं, छोड़ देते तो अपने आप खोलता नहीं, तो ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी इसमें, है ना। तो अब इसको अपन आगे देखते हैं सिद्धांत में। तो यहाँ पर देखिए वही बताया है कि एक बल ऊपर और एक बल नीचे की ओर लगने लगेगा। तो अब जब दो बराबर बल लगते हैं, है ना, दो, ये एक चीज़ और बता दूँ, 11th में आपने पढ़े होंगे कि ये बल और ये बल बराबर है, दोनों बल लगते हैं, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये कहलाई है। तो ऐसी स्थिति में बल युग्म का निर्माण हो गया, और बल युग्म के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, इस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हमने यहाँ पर बताया
कि इस विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, यानी जिसके कारण कुंडली जो घूम रही थी उसका विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होगा, दोनों बलों में से एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों में से एक बल अपन ने F मान लिया, लंबवत दूरी कितनी थी B, है ना। B कहाँ से आ गई थोड़ी समझे, दोनों बलों में से एक बल यहाँ ये और एक बल ये, तो दोनों बलों में से एक बल ले लिए F और इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी ये कितनी कहलाई B, है ना। तो ये हो गया B यहाँ पर। अब F का मान कितना आ जाएगा, BIL आएगा। भाई कैसे आ गया, अब भी बताएं, BIL बिल साइन थीटा। अब जब लंबवत होते त्रिज्यीय क्षेत्र में क्या होता है, थीटा इक्वल टू हमेशा 90 बनता है, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इतना 1 हो गया, तो BIL आ जाएगा। F का मान कितना आ जाएगा, BIL, और ये वाला B है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए L और ये गुणित B, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या बन जाता है, आयत का क्षेत्रफल। तो ये लिख दिए कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो L गुणित B की जगह पर क्या आ गया, A, और ये बचा B और ये बचा I। ये क्या उत्पन्न हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ये विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, यानी जिसके कारण कुंडली घूम गई थी, है ना। ये एक फेरा हो कुंडली में, एक राउंड होता भी इतना होगा। तो कुंडली क्या है, एक राउंड की बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, बहुत सारे तार लपेटे जाते हैं। तो यदि n तार हो, यदि n तार हो तो फिर तो कितना हो जाएगा, इसमें n का गुणा हो जाएगा, है ना। यदि तारों की संख्या, फेरों की संख्या n हो तो टाउ बराबर, यानी बल आघूर्ण टाउ बराबर NBIA, इसमें n का गुणा और हो गया। इतनी बात समझ में आई, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिए, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लें आप, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, जब कुंडली घूम गई तो माना कि कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ, कितना धारामापी विक्षेप उत्पन्न हुआ, थीटा, यानी थीटा कोण से वहाँ पर घुमाव उत्पन्न हो गया। तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, उसको अपन कैसे दर्शाते हैं, सी थीटा से। ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण सी थीटा होता है, ठीक है ना, इतना होता है। तो अगर कुंडली बैलेंस हो गई, घूम करके रुक गई, यानी बैलेंस उत्पन्न हो गया, संतुलन हो गया, क्योंकि जो बल युग्म उत्पन्न हुआ इस डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ और ऐंठन क्या हो रही, विपरीत हो रही, ऐसा। तो अगर कुंडली संतुलित हो गई, यानी जब नहीं इस साइड जा रही नहीं इस साइड जा रही, एक जगह पर आकर के रुक गई, है ना, घूम करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण और जो बल युग्म आघूर्ण निकला था समीकरण 1 से NBA, है ना, वो दोनों बराबर होंगे। यानी क्या, समीकरण 1 से ये निकला था ना, ये निकला था समीकरण 1 से, टाउ बराबर NBA, ये और ये वाला ये दोनों बराबर होंगे। संतुलन की स्थिति में NBIA और C थीटा दोनों बराबर होंगे। अब हमको I का मान ही तो निकालना है, तो I का मान यहाँ लिखे रहने दें, और ये NB और A ये इस साइड जा कर के पक्षांतर में हो गए। तो हमने थोड़ी व्यवस्थित लिख दिया, C को यहाँ बटे NBA और थीटा ये। अब ये देखिए C क्या है, C क्या है, एकांक ऐंठन आघूर्ण, ऑलरेडी नियतांक होता है ना, हर तार के लिए अलग अलग होता है। और N क्या है, फेरों की संख्या, कितने तार लपेटे गए, ये भी एक धारामापी बनाते समय नियत रहेगा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भाई नाल चुंबक स्थायी चुंबक हैं तो उनकी तीव्रता स्थिर है। A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, यानी इतना भाग एक प्रकार से प्रत्येक धारामापी के लिए स्थिर हो गया, है ना, नियतांक हो गया। तो इसको हम कह देंगे धारामापी का नियतांक। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया K, तो क्या बन गया, I बराबर K थीटा। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, इसका उल्टा बोलूं कि नियतांक हटाएं तो अनुक्रमानुपाती कहलाएगा, यानी I अनुक्रमानुपाती थीटा। ये लाइन क्या कहती है कि जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही विक्षेप उत्पन्न होगा, है ना। अर्थात कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगा। इसी गुण का प्रयोग करके धारा को माप लिया जाता है। कम प्रबलता की धारा कम विक्षेप, अधिक प्रबलता की धारा अधिक विक्षेप। आई बात समझ में, ये हो गया धारामापी का सिद्धांत। अब देख लेते हैं, अगर पूछी जाए कि धारामापी की सुग्राह्यता क्या है, किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आप कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, या थोड़ी वीडियो को अच्छे से आप हाई क्वालिटी में देखा कीजिएगा। धारामापी की सुग्राह्यता, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर सुग्राह्यता ये है, पहले सूत्र लिखिए, याद करिए तो अपने आप परिभाषा बनेगी। सुग्राह्यता S बराबर थीटा बटे I। अब देखिए
आई बराबर 1 कर दें, आई बराबर 1 कर दें तो थीटा बराबर एस आ जाएगा ना। यानी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर थीटा क्या है? विक्षेप। उसमें उत्पन्न विक्षेप को एस क्या है? सुग्राहिता कहते हैं। बन गई परिभाषा। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं, है ना। अर्थात आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो धारा मापी की सुग्राहिता एस बराबर थीटा बटे आई, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपको हमने निकाल करके बताए थे, यहाँ पर मान किसका मान? यहाँ पर आई का मान, आई का मान निकाले थे ना। ये देखिए, ये ऊपर ही दिख रहा है। आई बराबर कितना निकला था? सी थीटा एन बी ए। तो यहाँ पर ये आई का मान भर दें, सी थीटा एन बी ए। ये तो क्या हो जाएगा? थीटा से थीटा कट जाएगा, बटे में यहाँ सी भर बचेगा और बटे का बटे ऊपर टॉप में चले जाएगा, एन बी ए ऊपर चला गया। आ गई बात समझ में? तो धारा मापी की सुग्राहिता बराबर कितना होता है? एस बराबर एन बी ए बटे सी, है ना। अब धारा मापी को सुग्राही बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यह धारा मापी अधिक सुग्राही होने के लिए क्या शर्तें हैं? तो ऊपर वाले अनुक्रमानुपाती, नीचे वाले व्युत्क्रमानुपाती। यानी धारा मापी की सुग्राही बनाने के लिए सबसे पहला फेरों की संख्या अधिक हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो, चुंबकीय जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल अधिक हो, यानी इनके अनुक्रमानुपाती, और ऐठन आघूर्ण या दृढ़ता आघूर्ण कम होना चाहिए। ये 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से बना करके आप लिख सकते हो धारा मापी की सुग्राहिता को प्रभावित करने वाले कारक। 1 2 3 4, है ना, 4 कारक बन जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया होगा इतना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार इस अध्याय का जो इम्पोर्टेंट भाग था या जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं लगभग पूरा कवर कर चुका हूँ। अब ये प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए वार्षिक में तो नहीं आएगा निश्चित तौर पे, लेकिन तिमाही 6 माही में कहीं आ न जाए, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये प्रश्न ऐसा बनता है, वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर, नहीं केंद्र पर मैं बता दिया हूँ, वृत्तीय धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, ये अक्ष हो गया ना, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको मैं चित्र में थोड़ी सी समझा दूं। ये एक धारावाही वृत्तीय कुंडली हो गई, इसमें आई धारा ऐसा प्रवाहित हो रही है। तो इसका एक अल्पांश हमने लिया ए बी, है ना, और जस्ट उसके नीचे व्यासता अभिमुख नीचे की ओर दूसरा अल्पांश लिए ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश, इससे ये आर दूरी पर यहाँ पर, है ना, कोई बिंदु पी है। यह ऐसा कहूँ कि कुंडली के केंद्र से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी। तो अब यहाँ से ये वाली दूरी कितनी हो गई? आर हो गई, ये वाली दूरी, है ना, और यहाँ पर बनने वाला कोण फाई है, फाई से दर्शा दिए। तो इस पर उत्पन्न तीव्रता कितनी होगी? तो इस पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो इसके अनुदिश होगी, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। क्यों उत्पन्न होगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए धारा कैसी जा रही है, धारा ये ऐसे करके ये राउंड ऐसी, जब धारा ऐसी जा रही है, अब आप नियम लगाइएगा यहाँ पर दाहिने हाथ का नियम। तो उंगलियां किस ओर मुड़ेंगी? ऊपर की ओर मुड़ेंगी। तो यहाँ पर ये ऐसा होगा। मैं कैसा बता दूं? यहाँ पर देखिए, थोड़ी यहाँ पर एक पेन का ढक्कन रख करके बता रहे हैं, ऊपर की ओर होगी ये। अब जब ये ऊपर की ओर होगी ये, तो इसको समकोणिक घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। क्या ये यहाँ पर ये क्या है? ये डी बी है, ये डी बी है ये। तो डी बी को समकोणिक घटक में वियोजित करेंगे तो एक घटक इस तरफ जाएगा, एक घटक इस तरफ जाएगा। तो ये क्षैतिज घटक हो गया। तो क्षैतिज घटक को हम दर्शाते हैं डी बी साइन फाई, ऊर्ध्वाधर घटक को डी बी कॉस फाई, ठीक है कि नहीं। अब जब ये अल्पांश लेंगे तो ये जो तीव्रता उत्पन्न होगी इसके कारण यहाँ ये डी बी डैश डी बी उतनी ही उत्पन्न होगी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन इसका नीचे होगा। कैसे होगा? समझ लीजिए कि यहाँ से पिन नीचे कर दें, यानी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। अब उसको समकोणिक घटक में वियोजित करेंगे तो ये वाला घटक जो कहलाएगा लंबवत घटक डी बी कॉस फाई और क्षैतिज घटक डी बी साइन फाई। तो देखिए, ये घटक और ये घटक एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है ये, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन ये वाले क्षैतिज घटक जुड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसा डेरिवेशन है। पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको फिर अपलोड करने में प्यारे विद्यार्थी बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए मैं कुछ आपको अपने स्टूडेंट की कॉपी है, नोट्स है, उससे मैं बता दे रहा हूँ।
आप लोग थोड़ी से देख लीजिएगा। यहाँ से आपका ये डेरिवेशन शुरू है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं इस टाइप से, है ना ये। और यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये डी बी का मान निकल आया, है ना। फिर डी बी को ये समकोणिक घटकों में वियोजित किया गया, ये समकोणिक घटक में वियोजित किया गया, है ना। अब जो लूप है, ये लूप लिए थे अपन ने, लूप के ठीक नीचे वाला भाग लिए थे ना, ए डैश बी डैश, तो उसके कारण भी इतना उत्पन्न हुआ, ये कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, है ना। उसको भी समकोणिक घटक में वियोजित किए, फर्स्ट सेकंड ये, है ना। हमने यहाँ पर लिख दिया ये इसी को कि लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर देखें, क्षैतिज घटक आपस में जुड़ते जाएंगे तो जोड़ने के लिए सिग्मा प्रतीक यूज होता है, ये हो गया, है ना। अब यहाँ डी बी का मान उठा करके भर दिया है, फिर इसका कैलकुलेशन किया गया है। अब यहाँ पर उठा करके ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एल बराबर कितना हो जाएगा, सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर, या 2 त्रिज्या ए थी तो 2 पाई ए बन गया, है ना, परिधि। और यहाँ पर उठा करके अब आपको साइन फाई का मान निकालना पड़ेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कांड होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बताया था, ऐसा करके ये ए थी त्रिज्या, और यहाँ पर ये आर, तो ये लंब बटे कांड यहाँ फाई था, तो ये निकाल लिए। अब ये मान यहाँ पर भर देंगे, है ना, यहाँ पर भर देंगे मान। तो इस प्रकार से इतना हुआ, अब आगे बता देता हूँ। इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर ये है कुछ इस प्रकार से, है ना। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये इस टाइप से है। तो यहाँ पर ये मान भर दिया उसका, और फाइनली यहाँ पर फिर पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके हमको यहाँ पर ये जो आर का मान निकाल करके यहाँ पर भर देना पड़ेगा। आर स्क्वायर बराबर इतना होगा, वर्ग घटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लगेगा, तो ये आर का मान इतना निकल आया, ये, है ना। अब ये अंडर रूट यानी घात 1/2 होती है, 1/2 की घात 3 कहलाए, 3/2 बन जाएगा ये, है ना, इतना आ गया। तो ये यहाँ तक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और एक प्रश्न और आया करता है, कभी कभी आ सकता है अगर अंतर के रूप में, कि विद्युतीय बल और चुंबकीय बल में तुलना कीजिए, है ना। तो जो लॉरेंज बल लगता है ना, वो कहलाता है एक प्रकार चुंबकीय बल, है ना। और ये जो होता है विद्युतीय बल, F बराबर Q/E, है ना, स्थिर विद्युत में आपने देखे होंगे। तो ये इसमें अंतर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुख्य बातें सब बताई जा चुकी हैं, तो इसको भी देख सकते हैं, ये अंतर है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, थ्योरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने आज की वीडियो में चैप्टर को लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया, सभी बातें बता दी हैं। आप इतना पढ़ लेंगे तो चैप्टर की सभी बातें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इनको अच्छे से आप नोट्स बना करके अभ्यास कीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 2 बज चुके हैं, इसलिए आप अगला वीडियो अगले दिन। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।